माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बिहार विधानसभा के इस सदन में बदले हुए चेहरे और बदले हुए भाषा जो सदन में बयान कर रहे थे, उनका यही हाल रहा कि अपनी बात रख देना, किसी का सुनना नहीं और सदन छोड़ के चल देना। और इन्होंने कहा कि एक पंचवर्षीय में 3 पद मिला 3 बार। तो मैं बता दूं कि जो भी मिला, पार्टी के हमारे नेतृत्व, गठबंधन के नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दिया, हमने ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया, लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। मैं बता दूं उपाध्यक्ष महोदय कि राजनीति रूपी रंगमंच पर विधायिका को किस तरह से अपमानित कर करके बंधुआ मजदूर बनाने का माहौल खड़ा कर करके आज बिहार के अंदर जो संदेश दिए कि हर दल के लोग अपने अपने विधायकों को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपने विचार रखने के लिए कहीं न कहीं आग्रह किया, आज उसका असर भी दिखाई पड़ा कि आप एक परिवार के हर पद पर आपकी हिस्सेदारी, आपकी दावेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेके बड़े विभाग पर आपकी दावेदारी। और हद तो तब हो गई कि 5 विभाग अपने जिम्मे रख लिए। कोई विधायक इस लायक नहीं था जिसको विभाग दिया जाता अपने दल का। यहां तक कि गठबंधन की हिस्सेदारी भी मार ली गई। महोदय, ये बंधुआ मजदूर की मानसिकता वही अपनाता है जो परिवारवादी वंशवादी लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने को समाजवादी परिवार के कहते हैं, अरे समाजवाद का ये चरित्र नहीं रहा। मेरे बगल के भी श्रद्धेय कपिल देव बाबू बड़हिया से आते थे, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भी हमने देखा था बड़हिया में जब गोली कांड हुआ था। पिताजी शिक्षक थे, साथ में देखने गए थे। क्या सादगी थी, क्या सरलता था, क्या सहजता था, क्या ईमानदारी था। यह समाजवाद का चरित्र था। समाजवाद का चरित्र ये नहीं था कि अरबों का मालिक बन करके अपना बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाएं। यह समाजवाद का चरित्र कहां से आ गया। कथनी करनी में जिसकी समरूपता नहीं रहे महोदय, सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग। मैं तो पहले भी सत्ता में मंत्री के रूप में एनडीए को जनादेश मिला था, हमारे मुख्यमंत्री यही थे। जनता के जनादेश का इन्होंने सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करके विकास की गति को बढ़ाया था। विकास की गति बढ़ रही थी। आसन पर हमें बैठने का सौभाग्य भी दिए थे। और मैं बता दूं कि मैं इस आसन पर बैठ करके सत्ताधारी दल के लोगों के भी आक्रोश को झेलकर नेता प्रतिपक्ष को लोकतंत्र की मर्यादा का रक्षा करते हुए बोलने का मौका देता था, क्योंकि यह आसन कहीं न कहीं सदन का संरक्षक है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष हमें बनने का मौका मिला तो 55 मिनट के वक्तव्य में इसी आसन पर बैठे व्यक्ति 113 बार टोका टोकी करके डिमोरलाइज और डिलेल करने का मानसिकता प्रदर्शित किए। ये लोकतंत्र के संरक्षक कतई नहीं हो सकते। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया। मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए,
जंगल राज लाने वाले को जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद वंशवाद को पोषित करता हो, विधायकों का अपमान करता हो, बंधुआ मजदूर के तरह 5-5 बार 6-6 बार माननीय प्रहलाद यादव जी जैसे लोग एक मजबूती के साथ आवे, उनको कोई सम्मान नहीं। कई लोग बैठे हैं, उसका अपमान करिए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश हो करके इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है, बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्ष था, उनके पीड़ा आती थी। कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व, ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है। मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया, नहीं सुधरा। यही आसन है नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपने जिसको सत्ता में लाने का अवसर दिया उसका नेचर नहीं बदला। आज राहुल साहनी की हत्या कर देता है, उस पर एफआईआर होने नहीं दे, और आपने कागज लेकर के जब कार्रवाई की बात किए तो अगले की छटपटाहट, परेशानी और हंगामा और ब्लैकमेलिंग का भाव को आपने ठुकरा करके ये जता दिया। आपने बता दिया कि न मैं अपराध से समझौता करूंगा, न भ्रष्टाचारियों से समझौता करूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका जो मिशन था, आपने उस मिशन को फिर से साबित करके ये बता दिया कि बिहार की जनता की आंसू नहीं बहने देंगे। जनादेश एनडीए का था, एनडीए तब भी सत्ता में थी, एनडीए आज भी सत्ता में है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, अभी बोल रहे थे मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा जनता के प्रति। अरे 5 वर्ष आपको नेता प्रतिपक्ष का अवसर मिला, आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितने लोगों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। 500 दिन के सफरनामा विपक्ष में 341 बार लगातार हमने किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की आंसू पोंछे और उसकी समस्याओं के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। आपको तो पूरी तरह से दो पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं एक अहंकार भरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से करोड़ों संपत्ति अर्जित करने वाले लोग पर जब कार्रवाई होती है तो भ्रम फैलाते हैं माहौल को। अरे हम ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी आके जांच कर ले, कोई भी किसी तरह का हमसे प्रश्न पूछेगा हम जवाब देंगे, हम रोएंगे नहीं, भटकाएंगे नहीं। आज नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले, नियुक्ति के नाम पर प्रतिभा का हनन कर करके किस तरह से माहौल खड़ा किए, आज उस परेशानी को, उस झमेला को झेल रहे हैं। कहेंगे मैं बच्चा था, बच्चा थे तो इतनी संपत्ति आया कहां से? और जिसने आपको संपत्ति दे करके आपको बर्बाद करने की कहानी लिखा, आपने क्यों नहीं सत्य को बता देते? बिहार को बचाना है, बिहारी के गाड़ी, विकास की गाड़ी को बढ़ाना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है। बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था। और आप
सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे। मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का, हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया? महोदय, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलकर के बिहार की दशा को, दुर्दशा को देख करके अपराध और भ्रष्टाचार जो जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, मैंने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते आवाज उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बताता था, सड़क पर भी, सदन में भी, कि ये लोग त्राहिमाम मचा दिया है। और हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपने संज्ञान लिया, आपने उसे बता दिया कि मैं अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। आज ऐसे लोग जब सत्ता से बाहर गए हैं तो उनकी बेचैनी झलक रही है। सत्ता में रहते हुए मौन थे, गौण थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमने किया। अब कंक्लूड। अरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन था, भाजपा का, जदयू का, एनडीए गठबंधन का विजन था। 2005 से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उसको पढ़ा। आपका विजन क्या था? बहाली की प्रक्रिया, 15 साल जब मिला था शासन, तो चरवाहा विद्यालय से बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्यों विद्यालय की स्थिति खस्ता कर दिए? क्यों व्यवस्था नहीं बना सके? कौन सा विजन था? नियुक्ति का मामला हो, जातीय गणना का मामला हो, मैं बता देना चाहता हूं कि जातीय गणना में ये बोल रहे हैं, है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं कि आपके 15 साल के जंगल राज में लोग पलायन के लिए विवश हुआ, लोग यहां से अपना कारोबार बंद किया, दूसरे राज्य में हमारा नौजवान प्रतिभा का सम्मान कराने के लिए मजदूरी करने पर विवश हुआ, निवेशक बिहार के अंदर नहीं आया। और जब आप सत्ता में आ गए तो जो निवेशक आया वो ठहर गया। आपका यही उपलब्धि है। आपने आज मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना के तहत आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे भी कराया। 34% लोग, 94 लाख परिवार, 6000 से कम आमदनी है। अब जहां 6000 से कम आमदनी का हमारा बिहारी वहां पर ये चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। क्या यही समाजवादी का चरित्र था? महोदय, है हिम्मत तो 6000 से कम आमदनी वाले को प्राथमिकता के आधार पर हर जगह, चाहे नौकरी हो, नियोजन में हो, या आपको उनको अनुदान में हो, रोजगार में हो, पहली प्राथमिकता में ये खुल करके साथ दें। गरीबों के प्रति जिम्मेवारी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि कोई जातीय उन्माद नहीं चलेगा। 4 जाति है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। अरे गरीबों के प्रति हमदर्दी है, हर जात में गरीब है। आप उस जात के गरीबों के प्रति आप ईमानदारी से चलो। अपराधियों को, माफियाओं को आप संरक्षित मत करो। आपके राज में कितने अपराधी पैदा हुए थे जब जंगल राज था? हर नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बना दिया था। एनडीए की सरकार में एक भी नया अपराधी पैदा नहीं हुआ। जो अपराधी था उसे भी सुधरने का मौका मिला, उसे भी शांति से जीने का अवसर मिला। महोदय, ये लोग की करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि क्रेडिट की बात करते हैं, नो विजन है, नो नीयत है, नो नीति है, नो सोच है। आराम से बढ़े पले लोग जमीन पर लड़ नहीं सकते और जातीय उन्माद से सत्ता नहीं बदलेगा। हर बिहारी को अपमानित करने का काम किसने किया? हर बिहारी अपने को एक गाली के रूप में कैसे स्वीकारता है? मैं तो कहना चाहूंगा तमाम बिहार के लोगों को कि हर बिहारी
सारे जातीय बंधन को तोड़ करके एक अच्छे लोगों की जमात बना करके फिर से बिहार के गौरव बढ़ाने के लिए, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक बार आगे बढ़े। और जो श्री बाबू से यात्रा शुरू हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक, विकास का, अपराध मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प लें। हम तो हर नौजवानों को आपके आसन से ही बैठे थे, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था और कहते मुख्यमंत्री जी क्रेडिट नहीं, अरे हम तो आसन से जब जब कहे कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति को लाना चाहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को इन्होंने बढ़ करके मदद किया था, सहयोग किया, तो उत्साहित करते हैं कि करो ऐसा अच्छा काम। और उपाध्यक्ष महोदय अंत में यही कहेंगे कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, खत्म न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। राजद के अंदर करोड़ों का मालिक विधायक को अपमानित करे, जनता बेहाल रहे, प्रतिभा का हनन करे। अरे जातीय बंधन को तोड़ करके जाति मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेकर हम बढ़े, नए बिहार बनाए, एक नए वातावरण में जो भी भूमिका मिली है ईमानदारी के साथ कदम बढ़ाएं, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी माननीय सदस्य आग्रह करते हैं कि चूंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए 2 से 5 मिनट के अंदर भी अपनी बात रखें, समय काफी हो गया है। अब मैं माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान से आग्रह करता हूं। क्यों मेरी बातें, अध्यक्ष महोदय, मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं क्या? देखिए, मैंने अपने पहले भाषण में ही ये बात कही थी और ये बात कही थी कि कभी कभी इतिहास का कोई ऐसा दृश्य आता है जहां जीत में भी हार दिखती है। आप तमाम लोगों के चेहरों पे जीत तो गए हैं, लेकिन शर्म से निगाहें झुकी हुई हैं, क्योंकि जो तथ्य पेश किए गए हैं यहाँ, उस तथ्य का कोई जवाब नहीं है आपके पास। आप जवाब दे देंगे अपने तौर पे, लेकिन जो इतिहासकार इतिहास लिखेगा कि आज इसी सदन में जो बातें विपक्ष की तरफ से कही गई हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा उन्होंने भाषण दिया सदन में। अभी चर्चा चल रही है और इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार पर विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा कि उनकी सरकार में के पक्ष में पर्याप्त लोगों का विश्वास है या नहीं है, वो थोड़ी देर में होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज जो भाषण दिया उसमें उनके अंदर की जितनी आग आप समझ सकते थी, सम्मान के साथ उन्होंने कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किया नीतीश कुमार के लिए, लेकिन खूब भड़ास निकाली अपनी, ये आप कह सकते हैं। कहा राजा दशरथ की तरह आपकी कोई मजबूरी रही होगी जो हमको वनवास में भेज दिया। फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आपको कम से कम बताना तो चाहिए कि आप अलग क्यों हुए हमसे, हमें कह देते, हमें बता देते, बुला के बात कर लेते हमसे कि हमें ये दिक्कत है, आपने वो भी नहीं किया। तो आप बताइए कि आप हमसे अलग क्यों हुए, और तमाम बातें जो कहते थे कि कहां से नौकरी ला करके दोगे, तुम्हारे बाप के घर से ला करके नौकरी दोगी। तेजस्वी यादव ने कहा हमने नौकरी देकर के दिखाया। बहरहाल नीतीश कुमार अभी बोलेंगे तो देखना होगा कि वो तेजस्वी यादव की बातों का उत्तर जो है कैसे देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आज खूब बोले। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है खूब बोले और बिना लाग लपेट के प्रशंसनीय भाषण उन्होंने किया। बिहार की राजनीति में उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी की जो राजनीति रही, बहुत लोग उसके बहुत समर्थक हैं। मैं मानता हूं कि उनकी राजनीति ने बिहार को बहुत बर्बाद किया और बिहार में जो कुछ पिछड़ापन है, जो कुछ चीजें हैं, वो उसी की क्रिया प्रतिक्रिया की राजनीति में हुई। लेकिन तेजस्वी यादव उससे थोड़ा सा अलग हटकर बात करते हुए दिख रहे हैं। लालू यादव के भाषण हुआ करते थे, उसमें दूसरे को अपमानित करना, कुछ तंज करना, बिहारी अंदाज में कुछ न कुछ छोटी मोटी, जिसको कहते हैं ना कि देशज में जो हल्की फुल्की गालियां होती वो भी दे देना। तेजस्वी उन सब से बचे। बहुत परिपक्व भाषण, पूरी गंभीरता के साथ नीतीश कुमार पर उनका हमला था। बिल्कुल कहीं उन्होंने कोई रियायत नहीं बरती। बार बार कहते रहे कि आप हमारे पिता समान हैं, लेकिन आप हमारे पिता समान हैं, लेकिन ये गड़बड़ियां की। आपका नहीं पता कि आप क्यों कहीं जाते हैं, क्यों कहीं से निकल आते हैं। और शायद आज इस पूरी कार्रवाई को जितने लोग देख रहे होंगे, शायद आज उनके मन में बहुत कुछ स्पष्ट हुआ होगा। पहले से मैं एक बात कहता रहा हूं, आज मुझे वो भरोसा और पक्का हो गया।
भविष्य की बिहार की राजनीति सिर्फ दो पार्टियों की है, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार जी आज बहुमत बचा लेंगे, विश्वास मत जीत लेंगे, ऐसा दिख रहा है, ऐसा जो नंबर्स दिख रहे हैं खास करके विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो वोटिंग हुई, लेकिन साख वो अपनी नहीं बचा पाए। तेजस्वी यादव ने इस अवसर का पूरा इस्तेमाल किया, उनकी साख पर हमला किया, उनकी विश्वसनीयता पर हमला किया, और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, क्या प्रशासन चलाने लायक नीतीश कुमार हैं? और मुझे लगता है कि इसी को लेकर वो कह भी रहे थे कि अब इसके बाद तो हम जनता के बीच में जाएंगे। जाहिर है, शायद सबको पता है कि अब जाना जनता के बीच में ही है। सरकार आज बची रहेगी, लेकिन इस सरकार का जो औरा होता है, जिसको कहते हैं ना कि सरकार इकबाल से चलती है, बहुमत से नहीं चलती, वो इकबाल नीतीश कुमार आज खोते दिखे। नहीं, वैसे देखिए, तेजस्वी यादव के अपने दामन पर बहुत सारे छींटे पड़े हैं और बहुत से सवालों का उत्तर तो उनको भी देना है। ईडी अभी उनसे पूछताछ कर ही रही है रेलवे वाले मामले के अंदर, घोटाले के मामले के अंदर। उनके पिताजी तेजस्वी यादव से, लालू यादव से, उनके परिवार से, उनकी माताजी से, बहनों से, सबसे पूछताछ चल रही है। तो परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जी एक लाइन सिर्फ बोल दूं, देखिए ये सच है, मैंने इसीलिए कहा कि लालू जी की राजनीति की वजह से बिहार बर्बादी की ओर गया, मैं मानता हूं, ये हो सकता है बहुत लोग मानेंगे नहीं जी। तेजस्वी के ऊपर बैगेज बहुत है, बहुत मुश्किल है कि उस वाली राजनीति से बाहर है, लेकिन आज का जो भाषण है, लगातार वो जिस तरह का व्यवहार करते रहे जब नीतीश जी चले गए थे, वो दिखा रहा है कि एक परिपक्व नेता के तौर पर वो आगे बढ़। वो ठीक है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को के ऊपर खुद बहुत इल्जाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर नीतीश कुमार से कोई सवाल, नीतीश कुमार के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं तो वो भी जायज नहीं है। बहुत सारे जायज सवाल उन्होंने उठाए कि आप क्यों गए उधर, बताइए, रिकॉर्ड बना रहे हैं क्या? 5 साल में 3 बार इधर उधर होने का रिकॉर्ड आपने बना दिया, 9 बार मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड आपने बना दिया। कोई जानता ही नहीं कि कब आप इधर आ जाएंगे, कब आप उधर आ जाएंगे, और मुख्यमंत्री अभी तक तो उसका कोई संतोषजनक उत्तर दे नहीं पाए। अभी आज बोलेंगे तो देखिए। और बहुत सारी बातें, चूंकि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे तो इधर बैठे लोग कहते थे, सही कहा तेजस्वी यादव ने, जीतन राम मांझी जो आज मंत्री बने हुए हैं, इन्होंने कहा था ना, मंत्री हैं ना, इनके बेटे मंत्री हैं, तो इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को कोई दवा दी जाती है तो इसकी जांच होनी चाहिए, उनको कौन सी दवा दी जाती है। तो तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अब आप उनके बगल में ही कहीं कमरा ले लीजिए और आप देखिए, उनकी ठीक से दवा कराइए कि बातें सब ठीक है कि नहीं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार चाहे इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। तेजस्वी यादव को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी है। जो आरोप उसके परिवार पर, उनके पूरे परिवार पर हैं, चाहे रेलवे में भर्ती का मामला, उसकी जगह लैंड लेने का मामला हो, या जो भी आरोप उनके ऊपर हैं, अगर वो अपने इन आरोपों को जो है जब तक खारिज नहीं करते हैं, जब तक वो आरोप हटते नहीं है, विश्वसनीयता तो बिल्कुल नहीं है। और जो उनके परिवार का इतिहास रहा है बिहार को लेकर, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी विश्वसनीयता, अपनी जो काम करने का तरीका है, उसे सिद्ध करें, क्योंकि ये बिहार की जनता नहीं भूलेगी कि जो कुछ लालू प्रसाद यादव के जो शासनकाल में हुआ है बिहार में, वो जो है दोबारा बिहार जो है उसको झेल नहीं सकता है। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि कोई एक भाषण अच्छा, कोई अगर अच्छा वक्ता है तो उससे उसके वो उस परिवार के वो सारे दाग धुल जाएंगे जो कि उसके ऊपर लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन अभी तक तेजस्वी नीतीश कुमार उन्हीं के साथ थे ना। मैं तो मान रहा हूं, नीतीश कुमार की जिम्मेदारी मैं ये क्यों कह रहा हूं, नहीं वो चाहे इधर रहे या उधर रहे, उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। मैं कह रहा हूं सर, ये इन सारे सवालों के जवाब हमें क्या नीतीश कुमार से नहीं पूछने चाहिए? असली उत्तर तो उनको देना है ना। देखिए, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, वो इधर गए उधर गए, उसका जो परिणाम है उनको तो इन चुनावों में मिल ही जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा, आने वाले विधानसभा चुनावों में मिल जाएगा। देखिए, पर क्या हम ऐसी पार्टी जो कि जिसके ऊपर इतने सारे आरोप हैं भ्रष्टाचार के, क्या हमें उसे एब्जॉल्व कर सकते हैं इन सारी उससे? वो भी जनता तय करेगी। वो भी जनता तय करेगी। वो भी तो जनता मुझे तय लगता है कि ये जो साफ चीजें हैं, ये सिद्ध होनी चाहिए कि भाई आप देखिए, राजनेता तभी अच्छे बन सकते हैं। अभी इस वक्त विधानसभा की जो स्थिति है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तेजस्वी यादव की पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है। वो बाकी उनको जवाब, जो कानून को जवाब देना है वो दें, वो अलग बात है। लेकिन ये बात तो सही है कि अभी सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव हैं। और इसमें एक लाइन और जो राहुल जी ने कहा, ये ठीक बात है, एक भाषण से या विधानसभा की एक कार्रवाई से कोई नेता नहीं तय होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, और कई बार ये लगता है कि लालू जी वाली राजनीति से निकल कर आना बहुत कठिन है, लेकिन हमने देश में और नेता पुत्रों को भी देखा है, देश में परिवारवादी और नेताओं को हम देख रहे हैं, और उनके मुकाबले जब हम तेजस्वी यादव को खड़े हुए देखते हैं तो हम बेहतर देखते हैं, परिपक्व देखते हैं, गंभीर देखते हैं। और देखिए, राजनीति में हम सबका अपना एक विचार होता है, चाहे पत्रकार के तौर पर हो, चाहे नेता के तौर पर हो, लेकिन कोई अपने विचार के साथ किस तरह से खड़ा है और उसमें कितनी ईमानदारी। तो नीतीश कुमार उस आधार पर बिहार की राजनीति में सबसे बेईमान दिखते हैं।
और तेजस्वी यादव अपनी राजनीति के लिहाज से ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिहाज से ईमानदार है। मौका परस्त तीनों पार्टियां हैं, लेकिन उस मौका परस्ती में अगर किसी एक पर सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं बिग क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, तो नीतीश कुमार पर खड़ा होता है। और ठीक है कि परिवारवादी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, ऐसे कोई सीधे आरोप उनके ऊपर नहीं है, लेकिन बिहार जिस दशा में अवसरवादी है सर, अवसरवादी है, वो भी कम बड़ा आरोप नहीं। देखिए, अवसरवादी इस देश में सारी पार्टियां हैं। अगर एक्स पार्टी वाई के साथ चली जाती है, जिसका कोई मेल नहीं है, वाई पार्टी जेड के साथ चली जाती है, कोई मेल नहीं, तो अवसरवादी राजनीति में सारी पार्टियां हैं। उसके लिए आप किसी को साफ सुथरा नहीं मान सकते। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि आज तेजस्वी यादव ने जो बिहार विधानसभा में जो भाषण दिया है, नीतीश कुमार के उन्होंने बिल्कुल धज्जियां उड़ाई है। और नीतीश कुमार को उनके सारे आरोपों का जो उन्होंने प्रश्न लगाया, जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार बताए वो क्यों छोड़ के गए। नीतीश कुमार ने जब सरकार से, लालू की सरकार से साथ छोड़ा था, तेजस्वी यादव से सब गठबंधन से बाहर निकले थे, नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला। वो ये कह नहीं पाए कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार कर रहे थे इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, आरजेडी के विधायक भ्रष्टाचार कर रहे थे, करप्शन कर रहे इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। मुझे लग रहा है नीतीश को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या कारण था जिसके कारण उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ा, तेजस्वी को सत्ता से बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और तेजस्वी ने आज बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा हम तो कह रहे थे कि आप सरकार बनाओ, हम बाहर से आपको समर्थन देंगे, हम तो सरकार में आने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार चाहते थे हम सरकार में आए, और नीतीश कुमार हमसे एक बार कहते थे कि हम सत्ता में आपसे बाहर होना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाते, हम बाहर से नीतीश कुमार को समर्थन दे देते। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो कमिट किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो नीतीश कुमार लागू करें, हम उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को देने को तैयार है, हम उसका क्रेडिट नहीं लेंगे। मुझे लग रहा है उन्होंने आज बहुत मुद्दे उठाए, नीतीश कुमार को उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। और नीतीश कुमार को आखिर में जनता के बीच में जाना है। नीतीश कुमार उनके विधायकों को बताना पड़ेगा कि वो क्या कारण था कि 1 साल के अंदर 3 बार उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, 3 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया, और क्या कारण था जिसके कारण वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़े और फिर वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जुड़े। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार को भी जवाब देना बहुत मुश्किल होगा जमीनी स्तर पर, उनके विधायकों को भी जमीनी स्तर पर देना होगा। आज तेजस्वी यादव ने सदन का पूरा इस्तेमाल अपनी बात अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे लग रहा है उन्होंने आज बहुत मुद्देवार बात की है, सार्थक बात की है, और जो जो उनके प्रश्न लगते थे और जो जनता, बिहार की जनता जानना चाहती थी नीतीश कुमार से, उन्होंने वो सारे प्रश्न वहां विधानसभा में उठा दिए। अब नीतीश कुमार को इन बात का सिलसिला और जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं नीतीश कुमार अपने इस निर्णय को कैसे डिफेंड करते हैं। या तो वो तेजस्वी की सरकार का कोई घोटाला होगा या कोई बड़ा आरोप होगा, उसको निकाल के तेजस्वी को खटगरे में खड़ा करेंगे, या फिर मुझे लगता है फिर वही कांग्रेस पर आरोप लगाकर कि कांग्रेस के कारण हम इंडिया गठबंधन के कारण बाहर हो चुके हैं और इस कारण सत्ता परिवर्तन किया। देखना होगा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब। आप ये कहकर अलग हुए कि हमारा मन नहीं लग रहा था, हम क्या नाचने गाने लगते आपका मन लगाने के लिए। नीतीश कुमार अभी तक यही एक बात कह पाए हैं कि हमें वहां ठीक नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था हमारा, तो हम इधर आ गए। नहीं तो देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, तो बीजेपी का मन लग रहा था, बीजेपी क्यों चली गई नीतीश के साथ, जिस आदमी ने उनको धोखा दे दिया था। तो देखिए, ये अपॉर्चुनिटी की राजनीति, जंगल राज से बचाने के लिए क्या वो तो ठीक है, नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री तो आधार में छोड़ देते बिहार को। नहीं तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, अभी भी वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री अगर वो जंगल राज के हैं तो फिर इधर भी हैं। नहीं, तो लेकिन मेरा ये कहना है, फिर बीजेपी क्या कम अपॉर्चुनिस्टिक है बिहार में दिखाई देती है कि जो कह रही थी दरवाजे बंद हो गए, जो कह रहे कभी नहीं खोलेंगे, वो खुल गए ना। ठीक बात तो है। राजनीति में पार्टियों का आपस में आना, वो उनकी राजनीतिक तो सोच। और आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया? मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल जो इधर से उधर जाता है वो अपने राजनीतिक तो फायदे 1 साल और बचा है, तो 1 साल में और एक बार उधर घूमिए, जाते फिर हैं, वो उसी की तरह से। फिर एक बार और कर सकते हैं। देखिए, नीतीश बड़ी एक खास स्थिति में है बिहार में। 20% लगभग वोट बैंक, उधर भी बीजेपी का भी 20% वोट, आरजेडी का भी 20%। वो जिस साइड जाएंगे उस साइड जो है सरकार बनने की संभावना है। तो मेरा ये कहना है वो एक यूनिक स्थिति में उसका वो फायदा उठा। क्या पेंडुलम है क्या? वो फायदा उठा, पेंडुलम है क्या? इधर उधर उधर इधर क्या है ये? आप बताइए। फिर मैं यूपी के आपको उदाहरण देना शुरू करूंगा, किस तरह से क्या वायदे हुए। चीफ मिनिस्टर सर, चीफ मिनिस्टर, मैं बता रहा हूँ, एक टर्म 2.5 साल के वादे हुए थे, एक ने नहीं निभाया तो दूसरे गिरा दी गई सरकार। लेकिन राहुल जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर है कि हमको लालू जी का जंगल राज रोकना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात में क्लियर है कि उसे एक नंबर चाहिए, उस नंबर के लिए वो सारे गठबंधन कर रही है। ठीक बात है, लेकिन नीतीश कुमार का भी साफ है कि उनको सत्ता चाहिए, उसके लिए वो सारे गठबंधन। लेकिन बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव अपने खांचे में खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि हम इस वजह से नहीं ले रहे। नीतीश जी को कुछ तो बताना चाहिए ना। कभी वो कम्युनल पॉलिटिक्स, कभी वो सेकुलर पॉलिटिक्स, कोई तो तरीका होना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं,
वो परिवारवादी नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, ये बहुत अच्छा है। उनको देश के लोगों ने बहुत शानदार नेता के तौर पर देखा, इतनी पलटी के बाद भी। लेकिन अगर आज उन पर हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे, नेताओं का गठजोड़, पार्टियों का गठजोड़ अवसरवाद में होता ही होता है, लेकिन आप यूं पलटी मारेंगे, ऐसी गुलाटियां मारेंगे, तब तो फिर लोकतंत्र में जनता के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यही हुआ है सर नीतीश कुमार इनको ऐसे जो है खुला रास्ता नहीं देना चाहिए सर। वही मैं जोड़ना चाह रहा था कि नीतीश कुमार की इसी राजनीति के कारण, जो बार बार पलटी मारने के कारण, जो पार्टी 2010 के अंदर 115 विधायक जिस पार्टी के पास थे, आज वो 45 विधायक पे आकर टिक गया है। भारतीय जनता पार्टी और लालू के विधायक देखिए आरजेडी के, दोनों 70 और 79 पर जाकर टिके हुए। नीतीश कुमार 45 पे आ गए और यहाँ पे तय मानिए कि अगले 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को 20 भी विधायक नहीं मिलने वाले। उसके साथ उनका पार्टी का बड़ा वर्ग चला जाएगा। उनके इसी पलटी मार के कारण अब बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी। ये तो देखिए, अभी आपको ऐसा लग रहा है, क्या पता ऐसा हो ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार की बात सही, नीतीश कुमार का एक वोट तो है। तो सब विधायक आप देखिए ना, पिछले 4 विधानसभा चुनाव से लगातार उसका काम होते जा रहा है। वो 45 पे आके टिक गए। एक भी ऐसा चुनाव नहीं कि उसने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया होगा। और यह तय मानिए कि अगले 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी अभी जो विधायक संख्या उससे भी ज्यादा होने वाली है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं अभी नीतीश कुमार बोलेंगे, उसके बाद फिर वोट पड़ेगा वहां पर। देखते रहिए आप कहानी कुर्सी की, इंडिया टीवी पर लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द लौट रहे हैं।